हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 8 जो आपके बिहार स्टेट 2024 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और ये सारे सवाल आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट और साथ में बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको दिया जा रहा है 17 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपके 151 में, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसमें आपको मिलेगा 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या का सहित, जिससे आप आसानी से पढ़कर सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, राग जो का वादी है। ऑप्शन है गंधार, मध्यम, पंचम या ऑप्शन डी देवत। तो राग जो का वादी स्वर मध्यम माना जाता है, जो आपके काफी ठाट से इसका राग उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपके प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल क्वेश्चन और ऑप्शन और साथ में व्याख्या के साथ आपको दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से डिफिनेशन को पढ़ते हो तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं या इस वीडियो में कमेंट आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग मारू बिहाग का समय क्या है। ऐसे सवाल आपके बिहार स्टेट में 2023 में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे कि गायन का समय कितना होता है। आपको बताना है कि राग मारू बिहाग का समय क्या है। ऑप्शन है प्रातःकाल, दिन का दूसरा पहर, रात्रि का प्रथम पहर या ऑप्शन डी रात्रि का दूसरा पहर। और ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो जितना हो सके जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। याद रखिएगा, राग मारू बिहाग का गायन का समय जो है रात्रि का द्वितीय पहर माना जाता है, जो आपके कल्याण थात जन्य राग माना जाता है, जो आधुनिक रागों का श्रेणी में आता है। आरोह में रे, ध, औरों में सातों स्वर प्रयोग होने से इसकी जाति ऑटो संपूर्ण मानी जाती है। इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरी तोड़ी का संप्रकृति राग क्या है। ऑप्शन है भैरवी, ऑप्शन बी है बिलासखानी, ऑप्शन सी है तोड़ी या ऑप्शन डी आशावादी। याद रखिएगा, राग गुर्जरी तोड़ी का संप्रकृति राग माना जाता है। राग तोड़ी में पंचम स्वर का ब्याज करने से इसकी जो राग होती है वो गुर्जरी तोड़ी बन जाती है, जिसे आप गुर्जरी तोड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको बताना है कि जो आपको यहाँ पर राग दिया गया है कौन सा राग है, आपको ये पहचान करना है चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है वृंदावनी, सुध सारंग, श्याम कल्याण या ऑप्शन डी सुर मल्हार। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जितने आपके रे, म, प, ध, इस जितने सारे आपके राग होते हैं वो सारे आपके शुद्ध सारंग के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुर मल्हार में मिश्रण है। आपको बताना है कि सुर मल्हार में किसका मिश्रण माना जाता है। ये सवाल आपका बीपीएससी 2023 पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन है सुर और मल्हार, कन्हारा और मल्हार, सारंग और मल्हार या ऑप्शन डी भैरव और मल्हार। तो याद रखिएगा, राग सुर मल्हार जो होता है आपके सारंग और मल्हार के मिश्रण को माना जाता है। जो आपके सारंग का एक विशेष स्थान पर सारंग का दूसरा अंग इसे अलग करता है, जिसे आप सूरदासी मल्हार के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कन्हारा में न्यास का स्वर माना जाता है। ऑप्शन है स और म, स और प, ग और ध या ऑप्शन डी रे और प। तो राग कौशिक कन्हारा में स और प न्यास का स्वर माना जाता है।
ये आशावारी तात जन्य राग भी माना जाता है, जो आपके गंभीर प्रति का राग भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गजापा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था कि गजापा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 10, 12, 15 या 16। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो? आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, लाइक करने में कंजूसी आप लोग मत कीजिए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की, और ज़्यादा वीडियो बनाने की। याद रखिएगा, गजाप्पा ताल में टोटल आपके 15 मात्रा की ताल होती है। ताल में जो होता है आपके 1 और 5 पर और 12 पर आपकी 9वीं मात्रा लगती है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और इस पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। गजाप्पा ताल में आपका 4 विभाग होता है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए थे कि गजाप्पा ताल में ऐसा सवाल बनाया जा सकता है, गजाप्पा ताल में कितना विभाग होता है? तो याद रखिए, गजाप्पा ताल में आपका 4 विभाग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ज ताल में खाली है, 5वीं मात्रा पर, 7वीं मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर या ऑप्शन डी 13वीं मात्रा पर। तो ज ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होता है। ज ताल आपका 16 मात्रा और 4 विभाग, और जो आपकी ताली खाली पड़ती है आपके 1 और 5 और 13 और 9 पर आपका खाली पड़ता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि फ़रदोस ताल में विभाग कितना है। देख सकते हैं, आपको पूछ लिया ना विभाग कितने होते हैं। विभाग को लेकर हमेशा 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ये सवाल आपका DSSS 2018 में पूछा गया था कि फ़रदोस ताल में कितने विभाग होते हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6 या ऑप्शन डी आपका 7। तो फ़रदोस ताल में टोटल आपके 7 विभाग होते हैं। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचम सवारी में तीसरी ताली कौन सी होती है? 5 पर, 7 पर, 8 पर या ऑप्शन डी 12 पर। बात की जाए पंचम सवारी ताल में, तो तीसरी ताली आपकी 12वीं मात्रा पर। पंचम सवारी ताल में 15 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसमें खाली 8 पर पड़ती है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीत कत गति ये ताल है। एक ताल, सुल ताल, 4 ताल या ऑप्शन डी आपका दीपचंदी। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। जितने सारे सवाल हैं सब क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। अलग अलग स्टेट में सारे सवाल पूछे गए थे और आप देख सकते हैं दिए गए प्रश्न के उत्तर, दोनों उत्तर सही हैं, क्योंकि सुलताल और चारताल दोनों तालों में तीत कट गति बोल आते हैं। मात्रा और विभाग संख्या ना होने के कारण दोनों ही उत्तर सही कह सकते हैं। चार माल में 12 मात्रा की ताल होती है और सुल ताल में आपकी 10 मात्रा की ताल होती है। और आप देख सकते हैं ये आंसर आपके एग्जाम के जो आपके एग्जामिनर होते हैं उसके द्वारा ये टिक आउट किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम के हैं, जो आपके अलग अलग स्टेट से मिलकर बनाया गया है और उम्मीद है ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत ने भरत ने बीना पर प्रयोग किए उसे क्या कहते हैं? ये सवाल आपका यूपी टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है कि भरत ने बीना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सहायक नाद, ग्राम, मुच्छन्ना या ऑप्शन डी सारनाथ चतुष्टय। तो जो भरत ने बीना पर प्रयोग किया उसे सारण चतुष्टय के नाम से जानते हैं। भरत मुनि ने समान आधार, समान लंबाई और चौड़ाई और एक लकड़ी की बनी 2 बीना ली। सब में एक किस्म के पर्दे समान दूरी पर लगाए, फिर साथ साथ तार बांधने के प्रयोग से इसका एक समान शर्त ग्रामिक स्वर से मिलाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जब 2 राग उससे अधिक रागों का मिश्रण हो तो उसे हम संकीर्ण राग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जिन दो स्वरों की संगति
कानों को प्रिय लगती हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे स्वर जो आपके कानों तक पहुँचे और काफ़ी मधुर लगे, उसे किस नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन है वादी, समवादी, शुभ स्वर संवाद या ऑप्शन डी अशुभ स्वर संवाद। तो ऐसे स्वर जो आपके कानों को प्रिय लगे उन्हें हम शुभ स्वर संवाद के नाम से जानते हैं। आप इसे देख भी सकते हैं, शुभ आ रहा है तो कोई जो चीज़ आपके कानों को, आपकी आँखों को अच्छा लगे उसे हम शुभ ही मानते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इनमें एक नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है? आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके नाट्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं और काफ़ी फेमस नाम है। आपको बताना है क्विक राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है सारंगदेव, भरत, अव्वल या ऑप्शन डी आपका दामोदर। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है कि ग्रंथ की रचना किसने करी थी नाट्यशास्त्र की। तो याद रखिएगा भरत मुनि ने किया था। इसमें उन्होंने नाट्यशास्त्र में संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया है। इस ग्रंथ में विद्वानों ने टीका भी किया है। बीना ने भारत का स्मरण नाट्यशास्त्र के प्रयुक्त रूप में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, भरत। इनमें एक राग तरंगिणी के लेखक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लोचन, दामोदर, भाटखंडे या ऑप्शन डी अव्वल। तो राग तरणी के लेखक मिथिला निवासी महाकवि लोचन को माना जाता है, जिन्होंने यवन और भारतीय संगीतों के गुणों का संग्रहण करके इसे संगीतिक ग्रंथ की रचना भी करी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित दामोदर ने क्या लिखा है? नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात या ऑप्शन डी संगीत दर्पण। तो आपने हर किसी ने नाम सुना होगा। हम तब से क्लास स्टार्ट हुआ तब से आपको पंडित दामोदर के बारे में बताते आए हैं और आपको पता होना चाहिए पंडित दामोदर द्वारा सबसे लिखित और काफ़ी फेमस संगीत दर्पण उनके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट को क्वालिफाई करने के लिए तो आपको दिया जा रहा है सिर्फ 151 रुपये में टोटल 17 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलेगा 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से आपको डिफिनेशन के साथ आपको दिया गया है। सारे चीज़ आसानी से पढ़ के आप सारे डाउट को समझ सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पंडित सारंगदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी है संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात या ऑप्शन डी संगीत दर्पण। बात की जाए पंडित सारंगदेव द्वारा तो सबसे फेमस उनकी दर्पण लिखी गई थी संगीत रत्नाकर, जो आपके 13वीं शताब्दी में उनकी ग्रंथ रचना की गई थी, जिसका समय 1210 से लेकर 1247 ईस्वी के बीच माना जाता है। जो आपके देवगिरी के यादव वंशीय राजा के दरबारी संगीतकार हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा और इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में ये सवाल पूछा गया था पेपर 2 वालों के लिए, खासकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीर खुसरो बिहार स्टेट का फेवरेट क्वेश्चन। अमीर खुसरो से हमेशा 3 से 4 सवाल हमेशा पूछे गए हैं और आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। 1253 ईस्वी में, 1255, 1325 या 1523। तो बात की जाए अमीर खुसरो की तो उनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ, जिनका पिता का नाम मोहम्मद सैफुद्दीन था। जो आपके खुसरो शायरी भी किया करते थे और प्रतिदिन अलाउद्दीन खिलजी के नए नए गजल भी सुनाया करते थे। अलाउद्दीन के दरबार में कई अन्य संगीतकार भी थे, जिसमें अमीर खुसरो सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जिन्होंने आपके जिन्होंने छोटा ख्याल और का जन्म देने का साथ श्रेय इन्हीं को जाता है। ये पॉइंट को जरूर याद रखिए, छोटा ख्याल को जन्म देने का श्रेय आपके अमीर खुसरो को जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तानसेन के पिता का क्या नाम था? ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2022 में पूछा गया था। तानसेन का पिता का नाम क्या था? और काफ़ी फेमस नाम है तानसेन म्यूजिक के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा तानसेन के पिताजी का नाम आपके मर्कंड पांडे हुआ करता था।
तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें आप मिश्र जी के नाम से भी कहीं-कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। तानसेन ने राग बनाया, आपको बताना है कि तानसेन ने कौन-सा राग बनाया था? ऑप्शन है आभोगी, नाइकी, मियांकी या ऑप्शन डी दरबारी। तो तानसेन ने दरबारी कन्हारा में राग की रचना करी थी, जिन्होंने अतिरिक्त मियाँ के मल्हार, गुर्जरी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी आदि तानसेन की देन है। लेकिन मियाँ का मल्हार, आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा कि मियाँ का मल्हार राग जो है आपके तानसेन द्वारा बनाई गई है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आपके हर स्टेट में सवाल पूछा जा चुका है कि मियाँ का मल्हार किसके द्वारा राग बनाई गई थी। तो याद रखिएगा तानसेन द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबारी गायक कौन थे? तानसेन थे, रहीम सेन थे, बीरबल थे या ऑप्शन डी आपका हरिदास। बात की जाए तानसेन, तानसेन आपके अकबर के दरबारी गायक हुआ करते थे, जो आपके 9 रत्नों में एक शामिल थे। आपको पता होगा पहले के जितने राजा थे, उनके पास 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें आपके अकबर का नवरत्न हुआ करता था तानसेन, जो आपके अकबर के दरबारी गायक माने जाते हैं, जो आपके संगीत कला के रत्न भी थे और इनके कारण बहुत बड़ा सम्मान भी था इनके राज दरबार में। संगीत गायन के बिना अकबर का दरबार सुना रहता था। आपको पता होना चाहिए अकबर ऐसा राजा है जो आपके संगीत और पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा तानसेन। विष्णु दिगंबर फलुस्कर का जन्म किस सन में हुआ था? 1860, 1872, 1862 या ऑप्शन डी 1885। तो बात की जाए पंडित विष्णु दिगंबर फुलेश्वर का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था, जिनका जन्म बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पर है? तो आपके मुंबई, पूर्णिया में देखने को मिलता है बेलगांव। जिनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी हुआ करता था। पिता एक अच्छे कृतज्ञकार हुआ करते थे और आपके विष्णु दिगंबर बहुत अच्छे एक गायकार हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा और सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पंडित फलुस्कर किस घराने से जुड़े हुए थे? घराने से आपके 4 से 5 सवाल आपके बीपीएससी और बिहार स्टेट में पूछे गए थे। आप जाकर पेपर चेक आउट कर सकते हो। तो आप सीरियस हो तो आप सारे आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी प्रैक्टिस सेट से आएगा। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप जाकर जितने सारे मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दिया है, अगर आपने वीडियो पहले का देखा हुआ है, तो आप जाकर बीपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। आपको 75% क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए आए होंगे, आप जाकर पेपर उठाकर देख सकते हो। इसलिए मैं बार-बार जोर दे रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 3500 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप सोचो एग्ज़ामिनर क्वेश्चन कहाँ से करेगा? क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको 3500 के अंदर आपको दिया जा रहा है, जो आपका ऑलरेडी आपके ऑल स्टेट का सारा क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिया गया है। जो आपको कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आउट ऑफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ़ 100 अकाउंट पे खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम है। मैंने कम रेट इसलिए रखा है कि हर स्टूडेंट ले सके इसे और आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सके। लेना ना लेना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप कमेंट करना या मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो है 6200964624। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पंडित फलुस्कर आपके ग्वालियर घराने से बिलॉन्ग करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पता नहीं मेरे से कहाँ कमी हो रही है जो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा सकूँ और ज़्यादा मैं आपका हेल्प कर पाऊँ। मुझे कोई इनकम का सोर्स मुझे नहीं चाहिए, मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास वीडियो सबके पास वीडियो पहुँचे। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।